ये क्या हो गया भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि इंडिया ये मैच हार गई। मुझे दुख उस 46 ऑल आउट का भी नहीं है। मुझे दुख उस रिकॉर्ड का भी नहीं है जो न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद करके दिखाया है। जाहिर है इन सब चीजों से दिल जरूर दुखा है, हमारी उम्मीदों पर एक डेंट भी मारी है। बात इनकी भी होगी। कितना अजीब है ना इस खेल का माहौल। मतलब वो कर्नाटक जहां बाढ़ ने पूरे राज्य का सत्यानाश कर रखा था, वो बैंगलोर जहां पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। बेहद मुश्किल हालातों के बावजूद फैंस का आना काबिले तारीफ था। अपने फेवर में रिजल्ट ना सही, लेकिन रिजल्ट आया तो ये मैच नहीं अफसाना है जहां पूरे 5 दिन भी खेल नहीं हो सका, ऑल आउट हो गया। फिर हमारा 356 रन की लीड पर आ जाना, ऋषभ पंत का चोटिल हो जाना। अब सच कहें तो कोई दूसरी टीम होती तो हमें चौथी पारी देखने को भी ना मिलती। यह मैच तीसरे दिन या फिर चौथे दिन के पहले सत्र में ही खत्म था। मगर फिर वो कमबैक, सरफराज और पंत का कमाल, मानो सब ठीक हो गया। हर कोई ये मान चुका था कि यहाँ से हम हार नहीं सकते हैं, मगर फिर वो कोलैप्स। फिर न्यूजीलैंड का 5वें दिन सहम जाना और अंततः बड़े आराम से मंजिल तक पहुंच जाना। ये पूरा मैच अपने आप में एक रोलर कोस्टर राइड था। जितनी तारीफ रोहित की दिलेरी की जाए उतनी कम है। मतलब यहाँ बड़े बड़े शिकस्तों के बाद लोग किसी स्पोर्ट स्टाफ का सहारा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते, लेकिन रोहित का वही अपने फैसले की गलती मानना, वही बात मैच के बाद भी कहना। कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं, कहेंगे भी। अगर शुरू से शुरू करें तो जिस दिन 46 ऑल आउट हुआ उसी दिन लोगों को 36 ऑल आउट याद आ गए। वहां तो फिर भी कमबैक दूसरे मैच में हुआ, लेकिन यहाँ पर इसी मैच में हो गया। देखिए, कंसर्न की बात सिर्फ ये नहीं कि रोहित का फैसला गलत था। अगर हम टॉस हार करके पहले बैटिंग करके 46 रन बनाते तो भी गलती पूरी टीम की ही होती। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हम नई बॉल भी खेलना नहीं जानते? ओपनर के साथ प्रिविलेज है कि वो पहली बॉल पर आउट हो सकता है, 0 पर निपट सकता है, लेकिन नीचे वालों का क्या? अगर सच कहूं तो दिल से बुरा मत मानना भाई लोग, अभी विराट कोहली वो वाले विराट कोहली नहीं रह गए जो शतकों पे शतक ठोकते थे, जो भी कह करके जो बड़े बड़े 200 170 रन बनाते थे। रन चाहे अब भी बना दे, लेकिन वो गुस्सा, वो भूख, वो खुंदक वाला विराट कहीं चला गया है। ना जाने क्यों कभी कभी रन बना देते हैं, कभी फेलियर पे फेलियर। इस ऑन ऑफ पे आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते कि क्या ये आपको रन बनाकर देंगे भी, इसलिए बाकी लोग आपको भरोसेमंद चाहिए। चलिए, नीचे सरफराज भी फेल हुए, उन्हें मौका ही बहुत लंबे समय बाद मिला था, और केएल तो वैसे ही घबराहट में आउट हो गए। अब जड्डू और ऐश ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया है कि हर मैच में 50-100 बनाएंगे, ये भी फेल होंगे। लेकिन अकेले पड़ गए ऋषभ पंत। भाई ने 20 रन बनाए, तब जाकर के हम 46 पर पहुंचे, वरना इस बार 26 ऑल आउट पक्का था। लेकिन वही अंत में सर विवसराज को कोई आउट नहीं कर पाया। ये विवसराज के करियर का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मगर भाई ये मैट हेनरी का क्या करना है? एक तो हमारे खिलाड़ी ने मार्क हेनरी समझ करके बैक फुट पर चले जाते हैं और ये भी इंडिया के खिलाफ हमेशा चलते हैं, 5 विकेट झटक करके। विलियम राउट ने भी काफी परेशान किया। मगर कमाल तो तब हो गया जब न्यूजीलैंड के आते ही ये बैटिंग पिच हो गई, सब कुछ इतना आसान हो गया। हमारे गेंदबाज बस बीट ही कराते रह गए। डेविड कॉनवे ने तो अश्विन को एक साधारण सा बॉलर बना दिया, और फिर रचिन रविंद्र इनके साथ ही आए और कुछ रन बना करके गए, लेकिन ये किसी के रोके नहीं रुके, आखिरी तक खूब रंग जमाए। अब ये लीड 250 से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन टीम सऊदी बोले भाई ऐसे कैसे? तो असली मैच हम लोग यहाँ पर हारे, जहाँ पर एक बॉलर ने कूटा। अब ये बिल्कुल सहन नहीं होता जब एक टेलेंडर आकर के मारता है। कर करा करके 400 पार हो गया न्यूजीलैंड। यहाँ हर कोई हार मान चुका था कि भारतीय मैच एक पारी से हारेगा, लेकिन तब जो समा बांधा रोहित और जायसवाल ने, अच्छा था। मगर फिर वो छक्का मारने जाना और रोहित का भी ठीक 50 करने के बाद बेहद बदकिस्मत प्ले डाउन दिल तोड़ गया। छुरियां तो तब चली जब शानदार टच में दिख रहे विराट भी चलते बने। दिन की आखिरी बॉल पर यहाँ से जान मारी सरफराज ने एजाज पटेल का टप्पा ही तोड़ करके रख दिया। वो क्लूलेस हो गए कि बॉल कहाँ डालूं। सालों से इनके पिता की मेहनत, वर्षों की इनकी लगन, भर भर के डोमेस्टिक क्रिकेट की मेहनत रंग लाई है, और यहाँ भी उन्होंने कोई छोटा शतक नहीं दिया, सीधा 150 ही बना डाला, जहाँ काम बेहद खराब था। 356 की लीड खाई हुई भारत अगर उसे काट सकी तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही जख्मी शेर ऋषभ पंत का भी, जो टीम के लिए चोटिल होते हुए भी बैटिंग की और किवियों की लंका लगा दी, और 90 के स्कोर के बाद भी अपना अंदाज नहीं बदला। सऊदी को 107 मीटर पर लंबा छक्का, लेकिन दुख हुआ जब ये 99 पर आउट हो गए। लेकिन ये पारी शतक से कहीं बड़ी थी। अगर यहाँ पर राहुल कम से कम 30 रन और जड्डू अगर 25 भी बना देते तो सहारा लग जाता, लेकिन दोनों बिना शर्म किए विकेट फेंक करके चलते बने। ये कोलैप्स सबका फिर से नई बॉल के आते ही हुआ। 408 पर 3 से 462 ऑल आउट, सारा माहौल खराब। अब 5वें दिन आप किवियों को कितना ही बीट कर लेते, काम तमाम होना ही था, और वही हुआ। अब आइए उन कारणों पर नजर डालते हैं जहां से हम मैच हारे। भाई पहली इनिंग में हम नई बॉल से कुछ नौ सीखे दिखे। कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं कि 31 से भी ज्यादा ओवर कैसे निकल गए। इतनी डॉट बॉल और रन सिर्फ 46 ही बने। इतना ज्यादा प्रेशर, हमें नई बॉल हैंडल करनी ही नहीं आई, और क्या ही कर पाते कुछ। सारे एक्सपर्टीज, सारे वर्ल्ड क्लास बैटर्स नई बॉल के आते बिल्कुल ठंडे पड़ गए। बात दूसरी पारी में भी नहीं बदली। 80 ओवर के बाद वही कहानी फिर से दोहराई गई, जब वेल सेट पंत और सरफराज भी स्ट्रगल करने लगे। काम मुश्किल हो गया और नीचे तो सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। विश्वास नहीं होता ये वही भारतीय टीम है जिसने बांग्लादेश को इतना कूटा था। नई पुरानी हर बॉल से 10 ओवर में 100 पार कर दिए थे, और ये ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना, अभी 1 महीने भी नहीं हुए। इस मैच में एक बात साफ हो गई कि ओवरकास्ट कंडीशन में आज भी हम कच्चे हैं। फ्लैट विकेट फेयरवेल हालातों में तो सब चलते हैं, लेकिन हीरो तो वही है ना जो उल्टे सीधे सवालात में परफॉर्म करे। बॉलिंग में जस्सी हैं पर बैटिंग में कोई क्यों नहीं? क्या फायदा इतनी टेक्नोलॉजी का, इतने सारे कोचेस, इतनी नेट्स का, जब आपसे जरा भी स्विंगिंग कंडीशन नहीं खेली जाती है? इतनी सुविधाओं के बाद ये दिक्कत क्यों है?
एक ग्रेम स्मिथ थे, मैच 22 साल और चंद टेस्ट खेलने के बाद ही अपनी टीम के कप्तान बन गए थे। कप्तानी भी शानदार की और बैटिंग भी जानदार की। एक थे रोहित शर्मा, जिनके डेब्यू करते करते ही 26 साल की उम्र हो गई। 32 की उम्र तक टीम में जगह पक्की नहीं थी, लेकिन जब भाई ने सीरियसनेस दिखाई तो कप्तानी भी पाई और परफॉर्मेंस भी किया। और एक हमारे केएल राहुल, हर कोई पहली पारी में फ्लॉप, लेकिन सबने उसकी भरपाई दूसरी पारी में करके दिखाई। लेकिन मजाल है कि भाई साहब थोड़ी सी भी परवाह करें। ऐसा भी नहीं कि दोनों पारी में कोई बॉल ऑफ द सेंचुरी डाली गई। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जिस बंदे ने 25 टेस्ट में कुछ नहीं किया, उसे टैलेंट के दम पर 35 खिला दिए, और जब वहां भी कुछ नहीं हुआ तो उम्मीद के भरोसे 51 टेस्ट खिला दिए, और फिर भी औसत 34 का। हम उस देश से हैं जहां रनों का अंबार लगा देने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट के सरताज अमोल मजूमदार, अभिमन्यु शरण जैसे दिग्गज तरस गए भारतीय कैप को। जहां 34 टेस्ट और 21 टेस्ट में करीब 41 के एवरेज के बावजूद करियर खत्म कर दिया गया शिखर धवन और मयंक अग्रवाल का, वहां पर मैच पे मैच खिलाए जा रहे हैं केएल राहुल को। ये भाई साहब 2023 वर्ल्ड कप को WTC फाइनल की तरह खेले, T20 क्रिकेट को T19 बना करके मेडन ओवर खेले, जो टीम को हमेशा बैक फुट पर लेकर के आए, और जब परफॉर्म किया तो बेकार के मैचों में। जब आपके पास इतना टैलेंट हो, इसके बावजूद आप उसे दबा करके बे डरपोक माइंडसेट से खेलें, तो इसका क्या मतलब बनता है। आज तक ही समझ में नहीं आता कि इतनी काबिलियत होने के बावजूद कि अपने टैलेंट को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। और भाई साहब अगर परफॉर्म नहीं होता है तो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते। वहाँ साई सुदर्शन 200, अय्यर वाशिंगटन सब बड़े शतक बना रहे हैं, और यहाँ पर सब उम्मीद लगा रहे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा राहुल चलेगा। भाई टीम आप पर भरोसा कर रही है, लेकिन आप हर जरूरी सिचुएशन में विश्वासघात कर रहे हैं। अब फेलियर अश्विन और जडेजा का भी आया, पर उन्होंने कम से कम बॉलिंग तो अच्छी की। आप क्या करेंगे, कब करेंगे। कीपर तुम्हारे पास जुरैल है, जो अच्छे बैट्समैन भी है, लेकिन राहुल का क्या। भाई हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि दुख होता है उस टैलेंट के लिए जो आपके अंदर घुट घुट करके मर रही है। अगर इन खामियों पर काम किया जाए तो WTC भी हमारा होगा और इस सीरीज भी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक डिजास्टर के बाद इस कमबैक की भर भर करके तारीफ होनी चाहिए। हम इंग्लैंड से भी पहला मैच हारे थे, फिर भी उन्हें नजदीक नहीं लगने दिया, तो मुझे लग रहा है कि एक कमबैक होने वाला है। अपनी टीम पर विश्वास बनाए रखना है। बाकी कल तो दिन न्यूजीलैंड का ही था, सुबह मैन रात को वुमेन्स। अब किसी ने ठीक ही कहा है, लेडीज फर्स्ट। जो वर्ल्ड कप आज तक मेंस नहीं जीत सके, वो काम विमेंस टीम ने करके दिखा दिया, तो इसके लिए भी न्यूजीलैंड को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।